नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल महेश द प्रोजेक्ट मैनेजर पे। जैसे कि हमने लास्ट वीडियो में नॉन टेक्निकल फील्ड में जो बिजनेस एंड जॉब अपॉर्चुनिटीज़ अवेलेबल है ऑयल रिफाइनरी में वो देखी थी। एंड मैंने आपसे कहा था कि टेक्निकल फील्ड की अपॉर्चुनिटी देखने से पहले हम लोग रिफाइनरी के बारे में उनके प्रोसेस के बारे में जान लेंगे। तो दोस्तों इस वीडियो के साथ हम लोग ये जानने की कोशिश करेंगे कि सच में ये अपॉर्चुनिटीज़ की जो हम बात कर रहे हैं वो ये रिफाइनरी ऑयल एंड गैस में अवेलेबल है क्या, वो भी ये 21st सेंचुरी में, जहाँ पे रिन्यूएबल एनर्जी की बात हो रही है, जहाँ पे हम लोग सस्टेनेबल एनर्जी की बात कर रहे हैं। तो दोस्तों हम इसी के सवाल को आगे लेते हुए ये वीडियो में आगे बढ़ते हैं। आई होप आप सभी को ये प्रेजेंटेशन व्यू होता रहेगा। तो दोस्तों, वाई ऑयल एंड गैस इंडस्ट्री इन 21st सेंचुरी। सो ये सवाल आप सभी के मन में कभी ना कभी तो आता ही रहेगा, क्योंकि सभी मीडिया चैनल्स, यूट्यूब चैनल्स, सभी जगह अभी ज़ोर शोर से बात हो रही है रिन्यूएबल एनर्जी, सस्टेनेबल एनर्जी। तभी आपके मन में ये सवाल उठता रहेगा कि आज के ये 21st सेंचुरी में हमें ऑयल एंड गैस इंडस्ट्री में अभी भी वही बिजनेस अपॉर्चुनिटीज़ अवेलेबल है, या हमें दूसरा इंडस्ट्री का एज अ जॉब एंड बिजनेस अपॉर्चुनिटी के लिए विचार करना अभी ज़रूरी हो गया है। तो इसी सवाल का आंसर हम इस वीडियो के अंत तक ढूंढने का कोशिश करेंगे। एंड आई होप मैं आपको उस कंक्लूजन पे इस वीडियो के अंत तक ले जा सकूं। तो दोस्तों, इस वीडियो की शुरुआत एक छोटी सी स्टोरी से करते हैं। एक्चुअली ये जो सवाल है वाई, क्यों, पर्पस, तो जैसे कि मैंने काफ़ी बार कहा है कि अपना पर्पस क्लियर रहेगा तो वो टास्क से, वो एक्शन से हम लोग काफ़ी अच्छे से जुड़ पाते हैं। तो एक छोटी सी स्टोरी है जहाँ पे एक मंदिर का या चर्च का एक निर्माण हो रहा था। तो वहाँ पे 3 कारागीर जो रहते हैं वो सिविल वर्क कर रहे थे। वहाँ पे एक दीवार कंस्ट्रक्ट कर रहे थे मंदिर का। तभी एक आदमी वहाँ से जाते जाते उसने एक ऑब्जर्वेशन नोटिस किया कि वो तीनों में से एक बंदा काफ़ी बढ़िया क्वालिटी का एंड इफ़िशिएंसी से काम कर रहा था, वेरएज़ बाकी 2 बंदे हैं वो काम तो कर रहे थे, मेहनत कर रहे थे, बट उनका काम में कुछ कमी दिखाई दे रही थी, क्वालिटी की कमी दिखाई दे रही थी, इफ़िशिएंसी की कमी दिखाई दे रही थी। तो वो बंदा एक क्यूरियोसिटी लेके वो तीनों के पास चला गया और उन्होंने एक सिंपल सवाल उन तीनों से किया, एक-एक करके। पहले बंदे को पूछा कि भैया आप क्या कर रहे हो? तो बंदा काम में व्यस्त था, तो बोला देख नहीं रहे बेटा, ईंटा के ऊपर ईंटा चढ़ा रहे हैं, बीच में सीमेंट भर रहे हैं। अच्छा। वो दूसरे बंदे के पास गया, दूसरे बंदे को वही सवाल उन्होंने दोबारा रिपीट किया, भैया आप क्या कर रहे हैं? तो बंदे ने ऊपर देख के उनको आंसर दिया कि हम दीवार बना रहे हैं। देन ये जो प्रवासी थे वो तीसरा बंदा जिन्हें उन्होंने देखा था कि क्वालिटी के साथ, इफ़िशिएंसी के साथ काम कर रहा है, वो काफ़ी काम में व्यस्त था, मग्न था, लगन से वो काम कर रहा था। तो उसके पास जाके वही सवाल उन्होंने दोहराया, भाई आप क्या कर रहे हैं? तो वो जो आंसर वो कारागिर के मुंह से उन्होंने सुना, तो उनका थॉट प्रोसेस क्लियर हो गया। वो कारागिर ने उनको जवाब दिया कि भाई साहब, मैं यहाँ पे एक मंदिर निर्माण का कार्य कर रहा हूँ। यहाँ पे एक शिव भगवान का बहुत ही बड़ा मंदिर बनने जा रहा है, और उसको बनाने का ये मैं कार्य कर रहा हूँ। तो दोस्तों, कंक्लूजन यही है कि जब आपका पर्पस और वाई क्लियर रहे तो डेफिनेटली आपके काम में वो क्वालिटी और एफिशिएंसी बखूबी से आ ही जाती है।
तो दोस्तों ये कंक्लूजन को एंड सबक को आगे लेते हुए हम लोग अपने एरिया में ऑयल एंड गैस इंडस्ट्री में आगे बढ़ते हैं कि सच में 21st सेंचुरी में वही बिजनेस अपॉर्चुनिटी जो 20th सेंचुरी में लेके आया था वही है, रहेगी क्या, और आगे कितना साल ये सब चीज़ों का अपॉर्चुनिटी का हम लोग उपयोग कर सकते हैं। तो दोस्तों इसमें आगे बढ़ते हुए पहले तो हमें बेसिकली ये ऑयल एंड गैस इंडस्ट्री क्या है और ये क्यों है ये समझना बहुत ज़रूरी है। तो ह्यूमन डेवलपमेंट का हमने अगर हिस्ट्री थोड़ा सा पीछे जाके देख लिया, लगभग जब से ह्यूमन डेवलपमेंट में आदि मानव स्टेज से अश्म युग हमने सुना है, देन जब अश्म युग से आदमी को व्हील एंड व्हील मतलब चक्का एंड उसको घुमाने के लिए जब एनर्जी, ये दोनों का इन्वेंशन हुआ। एनर्जी बोले तो हीट, आग, आग का इन्वेंशन हुआ। तब से ह्यूमन डेवलपमेंट या तो मानव की उत्क्रांति का एक अलग ही स्पीड प्रोसेस में आ गया, और उसके बाद का आज जो हमारा स्टेज चल रहा है वो बहुत ही डेवलप स्टेज है ह्यूमन डेवलपमेंट में। तो दोस्तों इसका ह्यूमन डेवलपमेंट का एंड एनर्जी रिवॉल्यूशन का एक बहुत ही क्लोज रिलेशन है, जो आप ये स्लाइड में समझ सकते हैं कि 19 सेंचुरी के पहले जब इंसान की ज़रूरतें थी कि उसको फूड कुक करके खाना था, उसको सर्दी के मौसम में हीटिंग की ज़रूरत थी, खेती बाड़ी करता था जब मनुष्य एंड अपना पेट पाल के अपना परिवार का संगोपन करता था। तो ये स्टेज में एनर्जी कहाँ से प्रोड्यूस होती थी? एनर्जी वुड से, मतलब लकड़ा जो कहते हैं हम लोग, देन धान से, क्रॉप से जो रेसिडियल निकलते हैं तो उसको जला के ऊर्जा उपलब्ध की जाती थी। जैसे मनुष्य 19th सेंचुरी में प्रोग्रेस हुआ, तभी ये एनर्जी जो लकड़ा और क्रॉप रेसिडुअल से मिलती थी वो अभी वो जगह हायर इफ़िशिएंसी ईंधन ने ले ली, उससे कोयला कहते हैं। जब इस स्टीम इंजन का भी इन्वेंशन हुआ एंड एक इंडस्ट्रियल एरा चालू हुआ जहाँ पे मशीनरीज रन होने लगी, ट्रांसपोर्टेशन फास्ट होने लगा। देन नेक्स्ट स्टेज में जब मानव इंडस्ट्रियल जोन से आगे बढ़ते हुए 20th सेंचुरी में एंटर हुआ, तो ये एनर्जी प्रोड्यूस करने के नए संसाधनों का एक खोज हुआ, जिसमें ऑयल, नेचुरल गैस, न्यूक्लियर एनर्जी, हाइड्रो पावर जो पानी के बहाव से पावर जनरेट होता है वो, देन रिन्यूएबल सोर्सेस जो अभी कंटिन्यू उस पर इन्वेंशन चालू है। तो ये 20th सेंचुरी का आविष्कार रहा। तो उससे वो इंडस्ट्रियल एरा आगे बढ़ते रहा। देन हम लोग आईटी सेक्टर्स में काफ़ी सारा प्रगति कर चुके हैं। देन अभी हम लोग 21st सेंचुरी के बीच में हम चल रहे हैं, तभी हम देख सकते हैं कि हम लोग मोर टुवर्ड्स सस्टेनेबल या रिन्यूएबल एनर्जी के तरफ हमारा कदम बढ़ा रहे हैं। बट दोस्तों उससे ऑयल एंड गैस का जो अपना डिपेंडेंसी है वो काफ़ी हद तक अपना अभी वहाँ पे ये है, हम लोग शिफ्ट होने का अभी प्रोसेस में है। सो इट इज़ नॉट लाइक दैट कि आज हमने रिन्यूएबल एनर्जी का इन्वेंशन कर लिया, कुछ इलेक्ट्रिक कार्स डेवलप किए या हाइड्रोजन कार डेवलप किए, तो उसका व्यवहार में उपयोग करना चालू कर दिया और ऑयल एंड गैस को टोटली रिप्लेस किया। तो ऐसा आज 2023 में तो अभी तक हुआ नहीं है, और अगले 10 साल तो उस पे व्यावहारिक उपयोग में उसका इफ़िशिएंसी से यूज़ करने का अभी तक कोई प्रोजेक्शन नज़र में नहीं आ रहा है। हालांकि उसमें काफ़ी स्पीड से साइंटिस्ट या बुद्धिजीवी लोग उस पे रेगुलर काम कर रहे हैं, एंड डेफिनेटली आज ना कल हमें उस पे शिफ्ट होना बहुत ही ज़रूरी है। तो दोस्तों जैसे कि ऑयल रिफाइनरी में ऑयल जो प्रोड्यूस होता है, तो उसमें खाली ट्रांसपोर्टेशन ही चलता है ऐसे नहीं है। उसमें बाकी सारे इंडस्ट्री का ऑलमोस्ट बहुत सारे देशों का या सभी वर्ल्ड के देशों का इकोनॉमी, ये ऑयल आउटपुट जो निकलते हैं आफ्टर प्रोसेसिंग क्रूड ऑयल, उसके ऊपर डायरेक्ट या इनडायरेक्ट डिपेंडेंसी आ जाता है। अगर हम अपने
रोज़ाना लाइफ को भी चेक करते हैं, तो सुबह का टूथब्रश से लेके तो पहने हुए कपड़े से लेके हम लोग के जो प्लास्टिक प्लेट्स है या अदर प्लास्टिक चेयर्स जिसमें हम बैठे रहते हैं, तो उसी सब से ये ऑयल कनेक्टेड रहता है। तो अपने लाइफ से भी इसको अगर रिप्लेस करना है ऑयल को, इट्स अ बिग प्रोसेस। इन कंक्लूजन मैं जो कहना चाहता हूँ कि जो ऑयल डिपेंडेंसी है, कि हमने इस वीडियो को एक क्वेश्चन से शुरू किया था कि ऑयल एंड गैस इंडस्ट्री सच में इतना अपॉर्चुनिटीज़ लेके चल रही है क्या। तो जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं, ऑयल इंडस्ट्री में रिफाइनरी एक पार्ट तो है ही है, कि जहाँ पे मेन क्रूड ऑयल प्रोसेस होके यूज़फुल पेट्रोल डीजल जैसे ऑयल बनते हैं। और उसके साथ ये ऑल अदर इंडस्ट्री जो देश की इकोनॉमी चलाते हैं, जैसे आप देख रहे हैं ट्रांसपोर्टेशन कंपनीज है, जिनके ट्रक्स, ट्रेन, शिप्स, एरोप्लेन्स इस पे चलते हैं। भारत में, अपने देश में जो ऑयल इंपोर्ट होता है, उसमें ऑलमोस्ट 50%, 40 to 50% वी कैन से कंजम्पशन इज इन ट्रांसपोर्टेशन सेक्टर। जैसे बाकी इंडस्ट्रीज जैसे है कि केमिकल कंपनीज है, जिसमें प्लास्टिक, फर्टिलाइजर्स, फार्मास्यूटिकल्स है, तो उनमें भी ऑयल एज अ रॉ मटेरियल या ईंधन करके यूज़ होता है। देन पावर कंपनीज है, और जहाँ पे पावर प्रोड्यूस की जाती है। मैन्युफैक्चरिंग कंपनी, जहाँ पे लुब्रिकेंट, सॉल्वेंट, प्लास्टिक्स मैन्युफैक्चर होते हैं। तो इन इंडस्ट्री को, और इवन हम लोग अपना फूड जहाँ से प्रोसेस होता है, कि एग्रीकल्चर इंडस्ट्री, आज एग्रीकल्चर इंडस्ट्री में लगने वाले फर्टिलाइजर्स लेके उस पे लगने वाली सारी मशीनरी आज ऑयल पे ही ऑपरेट होती है। कंस्ट्रक्शन कंपनीज है, कंस्ट्रक्शन के बड़े बड़े जो मशीनरीज रहते हैं, क्रेन्स हुए, एक्सकेवेटर्स है, तो इस सारा मशीनरी रन करने के लिए हमें डीजल, जो ऑयल रिफाइनरी का आउटपुट है, उसकी रिक्वायरमेंट रहती है। देन रिटेल एंड सर्विस इंडस्ट्री को भी हम लोग देखें तो उसमें पेट्रोल पंप्स रहते हैं, ऑटोमोबाइल रिपेयर शॉप्स या जो भी है, इनका डिपेंडेंसी भी डायरेक्टली इनडायरेक्टली ऑयल रिफाइनरी का जो आउटपुट रहता है उसके ऊपर आ जाती है। तो दोस्तों, आप अगर पूरी तरह इसको समझ लें, तो ऑयल एंड गैस इंडस्ट्री आज आप जाने ना जाने में आपके लाइफ का एक पार्ट बन गया है, इंटीग्रेटेड पार्ट बन गया है, जिसको रिप्लेस करना काफ़ी डिफ़िकल्ट थिंग है। कि 100% रिप्लेसमेंट डेफिनेटली आज उसको डिपेंडेंसी कम करना, ये आज एनवायरनमेंट का बेटरमेंट के लिए रिक्वायरमेंट है। एंड वो हमें वो डिपेंडेंसी कम करके एनवायरनमेंट के बेहतर एटमॉस्फेयर के लिए वो करना ही है। बट 100% रिप्लेसमेंट इज़ इम्पॉसिबल। तो ये जुड़े इंडस्ट्रीज़ को हमेशा ऑयल रिफाइनरी के जो आउटपुट्स है, जो पेट्रोल है, डीजल है, नफ्ता है, उनकी रिक्वायरमेंट कंटिन्यूस रहने ही वाली है। और ये इंडस्ट्रीज़ जब तक चलेगी तब तक अपनी इकोनॉमी ग्रो करती रहेगी। तो पहले पड़ाव पे तो हम लोग ऑयल एंड गैस इंडस्ट्री एटलीस्ट अपने जीवन कार्यकाल में, क्योंकि यहाँ पे जो श्रोता है ऑलमोस्ट अपने 30s एंड मोर देन 30s में है, तो अपना जो नेक्स्ट 30-35 ईयर्स का कार्यकाल है, तो उसमें तो डेफिनेटली ऑयल एंड रिफाइनरी अपने को बिजनेस एंड जॉब अपॉर्चुनिटीज़ देते रहेंगे। नेक्स्ट इसमें कि ओके, ऑयल तो मतलब एक लिमिटेड रिसोर्स है, नॉन रिन्यूएबल है। तो अभी नोन प्रूवन रिजर्व्स कितना है दुनिया में। तो दोस्तों, कुछ सोर्सेस के इंफॉर्मेशन के हिसाब से एज ऑफ 2021 1730 बिलियन बैरल्स, 1730 बिलियन बैरल्स का नोन रिजर्व्स वर्ल्ड में अवेलेबल है। जनरली ये जो क्रूड ऑयल रिजर्व्स है, ये अपने धरती के क्रस्ट पार्ट में, मतलब सॉलिड पार्ट में, जैसे कि धरती हमारी गोल है, तो अंदर में ये आग का गोला है, तो ऊपर की परत जो है वो सॉलिड है। इवन पानी के नीचे भी एक भूतल रहता है, तो भूतल के नीचे भी एक सॉलिड लेयर है।
पानी के नीचे भी भूतल का सॉलिड लेयर है, तो उसके अंदर में ये ऑयल के रिजर्व्स अवेलेबल है। तो ऐसा क्वांटिटी 1730 बिलियन बैरल्स है। तो ये नंबर्स को समझने के लिए हम ऐसा सोच सकते हैं कि दुनिया का जो डेली कंजम्पशन है वो 92 मिलियन बैरल्स पर डे है, और ये ओवरऑल 1730 बिलियन बैरल्स है। मेन रिजर्व आप कंट्री वाइज देख सकते हैं कि वेनेजुएला, कनाडा, सऊदी, इनके पास क्वांटिटी में ऑयल अवेलेबल है। जैसे कि वेनेजुएला में 303 मिलियन बिलियन डॉलर्स है, कनाडा में 169 है, सऊदी में 266 है, इराक में 144, ईरान में 158, लीबिया 48, देन कुछ अफ्रीकन कंट्रीज़ है जिसमें ऑलमोस्ट 37 12 टू 1 मिलियन डॉलर्स मिलियन बैरल्स का स्टॉक अवेलेबल है। देन जहाँ से अपना देश यूक्रेन वॉर के बाद मैक्सिमम इंपोर्ट अभी कर रहा है रशिया, वहाँ पे 80 बिलियन बैरल के नॉन रिसोर्सेस है। यूएसए के पास 43 बिलियन बैरल्स के रिसोर्सेस है। कुवैत एक काफ़ी रिजर्व रखने वाला देश है, 104 बिलियन बैरल। यूएई के 98 बिलियन बैरल्स है। तो ये जो मिडल ईस्ट देश है वो ऑब्वियसली ऑयल एंड गैस के क्षेत्र में इन 20th सेंचुरी काफ़ी रिच कहलाए थे, क्योंकि वहाँ पे ऑयल के रिजर्व मिलने के बाद उनका पूरा जो इकोनॉमी स्ट्रक्चर है वो चेंज हो गया। एंड एक रिच एटमॉस्फेयर वहाँ पे बना। काफ़ी सारे अपने इंडियंस भी वहाँ पे हमेशा ऑयल एंड गैस इंडस्ट्री में काम करने के लिए जाते हैं, क्योंकि एक अच्छा इनकम वहाँ पे अवेलेबल होता है। तो दोस्तों, इन कंक्लूजन यहाँ पे कि आज भी हमें काफ़ी सारा ऑयल रिजर्व अवेलेबल है, ये नॉन रिजर्व्स है। इसके अलावा भी कुछ रिजर्व है जिसकी रोजाना जियोलॉजिकल सर्वेज होते रहते हैं, वो रिजर्व्स का पता किया जाता है, एंड वो एक्सप्लोरेशन के अंडर लाए जाते हैं, देन उसका रिकॉर्ड एज अ नॉन प्रूवन ऑयल रिजर्व करके आता है। बीच में कुछ न्यूज़ में आपने सुना रहेगा कि जिनेवा करके कंट्री है, वहाँ पे भी अभी कुछ नए ऑयल रिजर्व्स मिले हैं। तो दोस्तों, ये है अपना ओवरऑल वर्ल्ड का नॉन ऑयल के नॉन रिजर्व्स। तो वर्ल्ड का कंजम्पशन जैसे हमने डिस्कस किया कि ऑलमोस्ट 91.6 92 मिलियन बैरल्स पर डे का कंजम्पशन है। और अगर हम लोग टोटल रिजर्व को उससे कंपेयर करते हैं, जो 1730 बिलियन बैरल एज ऑफ 2021 जो अवेलेबल है, तो नेक्स्ट 55 ईयर्स ये हमें रिजर्व्स अभी के कंजम्पशन रिकॉर्ड के हिसाब से सफिशेंट रहेंगे। 55 इसके लिए मैंने पहले आपको कहा कि अभी जो हमारे ये वीडियो के या चैनल के जो श्रोता है, तो उनके जीवन काल के लिए तो ये ऑयल एंड गैस इंडस्ट्री 100% रनिंग रहेगी, और उसमें जो जॉब एंड बिजनेस अपॉर्चुनिटीज़ है, उसकी जो उपलब्धियाँ है, उसका हम लोग उपयोग ज़रूर कर सकेंगे। नेक्स्ट टेक्स्ट में जाते हैं कि अपने भारत देश में ये ऑयल का सिचुएशन क्या है। तो दोस्तों, सबसे ज़्यादा आबादी पालने वाला हमारा भारत देश, तो इसका ऑयल कंजम्पशन ऑलमोस्ट 5.2 मिलियन बैरल्स पर डे का है, जो यूएस एंड चाइना के बाद थर्ड लार्जेस्ट कंजम्पशन है दुनिया में। अपने पास इंपोर्ट ऑलमोस्ट अपने ज़रूरत का 90% हम कह सकते हैं कि इंपोर्ट होता है। 4.2 मिलियन बैरल्स का जो इंपोर्ट होता है, और इसके ऊपर हम लोग अपने बजट का काफ़ी सारा कंसिडरेबल अमाउंट यहाँ पे, जैसे कि 34 लाख करोड़ का अगर अपना बजट है, ईयरली बजट, तो हम लोग ऑलमोस्ट 7.58 लाख करोड़ इंपोर्ट ऑयल इंपोर्ट्स में इन्वेस्ट करते हैं। एंड अपना जो इन हाउस डोमेस्टिक क्रूड ऑयल प्रोडक्शन जो है, जो एक्सप्लोरेशन हम लोग कहते हैं कि अपस्ट्रीम में जहाँ से ऑयल निकाला जाता है, वो बहुत ही मिनिमम, मतलब 0.7 मिलियन बैरल्स पर डे है। एंड उसका कॉस्ट ऑफ एक्सप्लोरेशन इज़ मोर, जो आपने बीच में कुछ न्यूज़ में सुना रहेगा, केजी बेसिन में जो ऑयल अवेलेबल है, देन आसाम के दिग्बॉय रीजन वो साइड में जो ऑयल अवेलेबल है, तो उसका एक्सप्लोरेशन कॉस्ट इज़ मोर, या बाड़मेर रीजन में जो ऑयल अवेलेबल है,
जहाँ पे केन वेदांता के तरफ से ऑयल वेल्स से एक्सप्लोरेशन किया जाता है। सो ये क्वांटिटी काफ़ी 0.7 मिलियन बैरल्स पर डे क्वांटिटी, जो काफ़ी कम है कंपेयर टू अपना ओवरऑल कंजम्पशन विच इज़ 5.2 बिलियन बैरल्स पर डे। तो दोस्तों ये क्रूड ऑयल जैसे है वैसे तो हम उपयोग में नहीं ला सकते, ना तो ट्रांसपोर्टेशन में, ना तो एग्रीकल्चर में, ना पेट्रोकेमिकल्स में। तो इसको प्रोसेस करना पड़ता है, तो उसका एक रिफाइनिंग कैपेसिटी हमने डेवलप अच्छी तरह से इंडिया में किया हुआ है, जिसके ही अपॉर्चुनिटीज़ के बारे में हमने डिस्कशन शुरू किया था। तो दोस्तों जैसे कि आप देख सकते हैं कि 5.4 बिलियन बैरल्स का हमारा इंडिया का रिफाइनिंग कैपेसिटी है। सबसे ज़्यादा अपना जामनगर रिफाइनरी जो रिलायंस की रिफाइनरी है, वहाँ पे डीटीए यूनिट्स का 1.24 मिलियन बैरल्स पर डे का रिफाइनिंग कैपेसिटी है। और रिलायंस रिफाइनरी का ही दूसरा पार्ट जो एक्सपोर्ट के लिए बना हुआ है, एस कहते हैं हमें, उसमें 5,80,000 मिलियन बैरल्स पर डे का कैपेसिटी है, जो वर्ल्ड्स लार्जेस्ट रिफाइनरी करके जानी जाती है। और अभी ये यूक्रेन वॉर के बाद आपने सुना रहेगा कि यूरोप के लिए एक्सपोर्ट करने वाले वी आर द, मतलब इंडिया जो है वो एक लार्जेस्ट एक्सपोर्टर करके उभर आया है। और जो हम रशिया से ऑयल इंपोर्ट करके क्रूड ऑयल इसको प्रोसेस करके वहाँ पे एक्सपोर्ट कर सकते हैं, क्योंकि हमारे पास सबसे बेस्ट क्वालिटी की, सबसे हायर कैपेसिटी की बिगेस्ट रिफाइनरी यहाँ पे जामनगर में लगी हुई है। इसके अलावा आप देख सकते हैं वेरियस अदर रिफाइनरीज है, HPCL मुंबई है, HML बठिंडा है, BPCL कोची है, BPCL मुंबई है। देन अपार्ट फ्रॉम दिस IOCL के काफ़ी सारे यूनिट है, पानीपत रिफाइनरी है, देन पारादीप रिफाइनरी है, गुवाहाटी रिफाइनरी है, मथुरा रिफाइनरी है, बोंगाईगांव रिफाइनरी है। देन प्राइवेट प्लेयर्स में नयारा जो वाडीनार में रिफाइनरी है, तो उसका भी ऑलमोस्ट 4 लाख बैरल्स पर डे का रिफाइनिंग कैपेसिटी है। तो दोस्तों ये जो यूनिट्स है, ये यूनिट्स मतलब जो डिस्कस कर रहे हैं हम लोग की बिजनेस एंड जॉब के लिए कहाँ अपॉर्चुनिटीज़ ऑयल एंड गैस सेक्टर में, डाउनस्ट्रीम साइड में जहाँ पे प्रोसेसिंग होता है। तो ये सारी जो रिफाइनरीज है, इनमें आज भी उसी क्वांटम में अपने को जो अपॉर्चुनिटीज़ है वो सभी लोगों को अवेलेबल है। खाली एक ही रिक्वायरमेंट है कि ये इंडस्ट्री को कौन से स्किल सेट की रिक्वायरमेंट है, कौन से सर्विसेज की रिक्वायरमेंट है, दैट सर्विसेज एंड दैट स्किल सेट वी शुड हैव। देन दोस्तों ये स्किल सेट और सर्विसेज देने की अपने पास अगर कैपेसिटी है, तो डेफिनेटली ऑयल एंड गैस इंडस्ट्री के पास आपके जीवन काल में देने के लिए काफ़ी सारी जॉब एंड बिजनेस अपॉर्चुनिटीज़ है। तो इन कंक्लूजन जो सवाल को लेके हमने ये वीडियो का शुरुआत किया था कि आ, क्या अभी भी ये इंडस्ट्री में उतनी बिजनेस एंड जॉब अपॉर्चुनिटीज़ है, तो यस दोस्तों, इस सवाल का जवाब है कि हाँ, इसमें आज भी अपॉर्चुनिटीज़ है और इसमें आगे भी अपॉर्चुनिटीज़ रहेंगी। क्यों, बस यही रिक्वायरमेंट है कि आपको अपने रिक्वायर्ड स्किल सेट एंड रिक्वायर्ड सर्विसेज की उपलब्धि वहाँ पे करनी ज़रूरी है। और वो अगर आप कर सके तो डेफिनेटली आप इसका लाभ ले सकेंगे। तो दोस्तों उम्मीद है कि हमने जो सवाल लेके ये वीडियो की शुरुआत की थी उसका एक अच्छा कंक्लूजन आपको इस वीडियो की तरफ से मिला रहेगा। तो इसी कंक्लूजन को लेके हम लोग आगे बढ़ेंगे और आगे के वीडियो में अ, हम लोग प्रोसेस प्लांट्स जो लगते हैं, जो क्रूड ऑयल को यूजफुल पेट्रोल एंड डीजल में जो कन्वर्ट करते हैं या अदर प्रोडक्ट्स में जो कन्वर्ट करते हैं, तो उसके बारे में जानकारी लेंगे। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा रहेगा तो इसको ज़रूर लाइक और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। और आगे की वीडियो की जानकारी आपको समय पे मिलते रहे, इसके लिए इसको सब्सक्राइब का बटन दबा के सब्सक्राइब कीजिए। तो दोस्तों यहाँ पे आपका दोस्त एंड होस्ट
महेश जादव, आपका धन्यवाद करते हुए want to sign off until we meet again. Thank you.